Hello students, today we are going to see syllabus, marks weightage and board paper pattern applicable from academic year 2020-21 for the subject secretarial practices. आज आपण बघणार आहोत की सेक्रेटरियल प्रॅक्टिसेसचे मार्क्स वेटेज कशा प्रकारे आहे आणि बोर्ड पेपर पॅटर्न कशा प्रकारे असणार आहे आणि आपल्याला जो पेपर सॉल्व करायचा आहे तो कशा प्रकारे सॉल्व करायचा. सो लेट्स स्टार्ट विथ syllabus and marks weightage for the subject secretarial practices. See the syllabus with marks weightage. Chapter number 1, Introduction to Corporate Finance, and chapter number 2, Sources of Corporate Finance. ये दोनों चैप्टर मिला के आपको मार्क्स वेटेज रहेगा 17 विदाउट ऑप्शन. आलं लक्षात. म्हणजे विदाउट ऑप्शन हे जे दोन चॅप्टर आहेत, पहिले दोन जे चॅप्टर्स आहेत त्याच्यासाठी 17 मार्क्स असतील. और मार्क्स विद ऑप्शन अगर आप देखोगे तो इसको वेटेज है 25 मार्क्स. चैप्टर नंबर 3, इश्यू ऑफ शेयर्स, चैप्टर नंबर 4, इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड चैप्टर नंबर 5, डिपॉजिट्स. हे तिन्ही चॅप्टर मिळून टोटल वेटेज आहे 24 मार्क्स विदाउट ऑप्शन. और अगर हम उसको विद ऑप्शन देखते हैं तो इसको वेटेज आएगा 35 मार्क्स. ओके, तो देखो जो पहले 5 चैप्टर है, अगर आप एक पहले 5 चैप्टर एकदम अच्छे से करते हो तो आपका पासिंग यहाँ पे सिक्योर हो जाता है. आलं लक्षात. म्हणजे हे जे 5 चॅप्टर जर तुम्ही व्यवस्थित केले तर तुमचं पासिंग या ठिकाणी होऊन जातं. म्हणजे तुम्हाला सेक्रेटरियल प्रॅक्टिसेस हा जो सब्जेक्ट आहे त्याचं कोणत्याही प्रकारे टेन्शन घेण्याची गरज नाही जर हे 5 चॅप्टर तुम्ही व्यवस्थित केले तर. म्हणजे तुम्ही हे 5 चॅप्टर व्यवस्थित केले म्हणजे तुम्ही 101% काय होणार आहेत, पास होणार आहे. चॅप्टर नंबर 6, चॅप्टर नंबर 7, चॅप्टर नंबर 8. The marks weightage for these 3 chapter is given 13 marks. ये जो 3 चैप्टर है इनको टोटल 13 मार्क्स का वेटेज है विदाउट ऑप्शन. और मार्क्स विथ ऑप्शन 18 मार्क्स. ये जो तीनों चैप्टर है वो लेटर राइटिंग के चैप्टर है. इसके ऊपर आपको 3 लेटर आएंगे, हर एक चैप्टर में से एक लेटर. ओके, 3 में से आपको 2 ही लेटर लिखने हैं. इसका मतलब 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्ह रहेंगे. आलं लक्षात. म्हणजे हे जे 3 चॅप्टर आहेत त्याच्यावर तुम्हाला 3 लेटर येतील. 3 पैकी कोणतेही 2 लेटर तुम्हाला लिहायचे आहेत आणि जे एक्स्ट्रा 3 मार्क्स आहेत दॅट इज फॉर ऑब्जेक्टिव्ह. म्हणजेच काय, हे जे 3 चॅप्टर आहेत त्या चॅप्टरवर कोणत्याही प्रकारे शॉर्ट नोट तुम्हाला विचारली जाणार नाही किंवा कोणत्याही प्रकारचा शॉर्ट आन्सर वाला कोणताही क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाणार नाही किंवा ट्रू और फॉल्स मध्ये हे दिलं जाणार नाही. आलं लक्षात. तो ये जो 3 चैप्टर है इसमें आपको लेटर आएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे. कितने? 3. नेक्स्ट है डिपॉजिटरी सिस्टम, चैप्टर नंबर 9. इसको वेटेज रहेगा मार्क्स विदाउट ऑप्शन 7 और विथ ऑप्शन 11. म्हणजे हा जो एकच चॅप्टर आहे त्याला किती मार्क्स वेटेज असणार आहे? 7 आणि मार्क्स विथ ऑप्शन 11. चॅप्टर नंबर 10, डिव्हिडंड अँड इंटरेस्ट. द वेटेज गिवन टू दिस चॅप्टर इज 9 मार्क्स without option and
13 मार्क्स विथ ऑप्शन. आणि हा जो चॅप्टर नंबर 10 आहे त्याला 9 मार्क्सचं वेटेज असणार आहे विदाउट ऑप्शन, आणि विथ ऑप्शन there is weightage of 13 marks. And last two chapter, that is financial market and stock exchange, इन दोनों को मिला के वेटेज रहेगा 10 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, एंड विथ ऑप्शन देयर इज वेटेज ऑफ 14 मार्क्स. अभी आपको हर एक चैप्टर के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम आगे देखेंगे. ठीक है, तो इस तरह से आपका जो सिलेबस है और उसका वेटेज है इस तरह से रहने वाला है. म्हणून तुम्हाला इथे लक्षात घ्या की जे हे पहिले 5 चॅप्टर्स आहेत, फर्स्ट 5 चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ये पहले 5 चैप्टर भी कंप्लीट कर लेते हैं, बराबर है, तो भी आपका पासिंग क्या हो जाता है, सिक्योर हो जाता है. और दूसरी बात ऐसी है कि अगर ये 5 चैप्टर आपको बहुत ज्यादा बड़े लगते हैं तो आप एक दूसरा काम कर सकते हैं कि ये पहले 2 चैप्टर कंप्लीट कर लो. ओके, पहले 2 चैप्टर क्या करने हैं, कंप्लीट एकदम अच्छे से. पहले 2 चैप्टर मतलब उसके सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए ठीक से. और उसके बाद ये जो 3 चैप्टर है उसमें से कौन से भी 2 चैप्टर कर लो. बराबर आहे. आलं लक्षात मी काय सांगतोय की पहिले हे जे 2 चॅप्टर आहेत ते एकदम व्यवस्थित कंप्लीट करा. आलं लक्षात. आणि त्यानंतर हे जे 3 चॅप्टर आहेत, 3 पैकी कोणती चॅप्टर करायचे कंप्लीट, 2 चैप्टर. 3 में से कौन से भी 2 चैप्टर आपको ठीक से करने हैं. आप इतना भी करते हो मतलब ये पहले 2 चैप्टर एकदम अच्छे से कर लो और इस 3 में से कौन से भी 2 चैप्टर, तो भी आप पासिंग सिक्योर करोगे. पासिंग क्या हो जाएगा, आपका सिक्योर हो जाएगा. क्योंकि इसको वेटेज कितना है, 17 मार्क्स. इसको वेटेज कितना है, 13 मार्क्स. 3 में से मतलब कम से कम आपको यहाँ पे 10 मार्क्स मिलेंगे. तो यहाँ पे 17 है, समझ लेते, वहां पे 15 मार्क्स मिल गए, तो टोटल हो गया आपका 25. और आपको प्रोजेक्ट के मार्क्स मिलेंगे, बराबर है. तो उतना भी अगर आप करते हो तो आपका पासिंग सिक्योर हो जाता है. ठीक है, बेटर क्या रहेगा कि ये पहले जो 5 चैप्टर है वो पहले आप कंप्लीट कर लो. दैट विल बी बेटर ऑप्शन फॉर यू. हे जे पहिले 5 चॅप्टर आहेत ते एकदम व्यवस्थित करा, म्हणजे तुमचं पासिंग पण सिक्युअर होईल आणि तुमचा स्कोर देखील चांगला राहील. सी नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पैटर्न एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट पैटर्न. आपको पता है कि अभी इस साल से आपको प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, बराबर है. उसके बदले क्या रहने वाली है, एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट पैटर्न. म्हणजे तुम्हाला या वर्षापासून प्रोजेक्ट नसणार, त्याऐवजी काय असणार आहे, एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट असणार आहे. दॅट विल बी ऑफ 20 मार्क्स. दॅट विल बी ऑफ 20 मार्क्स. म्हणजे 20 मार्क्सची तुमची एक एक्झाम घेतली जाईल. मग त्यामध्ये काय काय असणार आहे, करेक्ट दी अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस. इस तरह का क्वेश्चन रहेगा. मतलब आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें एक वर्ड के लिए आपको अंडरलाइन करके दिया जाएगा, उसको आपको करेक्ट करना है. मतलब वो रॉन्ग वर्ड आपको दिया जाएगा और उसको आपको करेक्ट करना है. उसके लिए 4 मार्क्स रहेंगे. वो किस तरह से रहेंगे आगे मैं आपको बताने वाला. आलं लक्षात. म्हणजे हे कशा प्रकारे असणार आहे आणि कशा प्रकारे ते लिहायचं ते मी पुढे सांगणार आहे. सेकंड रहेगा कंप्लीट दी सेंटेंस. मतलब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे 4 मार्क्स के. थर्ड फाइंड दी ऑड वन और अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर. यामध्ये तुम्हाला काही वर्ड दिले जातील आणि त्यापैकी ऑड कोणता आहे ते तुम्हाला फाइंड आउट करायचं असतं, किंवा तुम्हाला प्रॉपर सिक्वेन्स मध्ये त्यांना अरेंज करायचं असतं. म्हणजे काही स्टेप्स दिल्या जातील, मग त्या प्रॉपर सिक्वेन्स मध्ये तुम्हाला काय करावे लागतील, अरेंज करावे लागतील. ओके, तो यहाँ पे
एक तो 4-5 वर्ड दिए जाएंगे, उसमें से और कौन सा है वो फाइंड आउट करना होता है, या आपको कोई सीक्वेंस दिया जाएगा, मतलब आपको सेंटेंस दिए जाएंगे और उसको आपको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाने पड़ेंगे। ठीक है, उसको 3 मार्क्स रहेंगे। फोर्थ रहेगा स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन, एनी 3 आउट ऑफ 4। ये एकदम ही नया क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको आपका ओपिनियन देने को कहा जाएगा। अभी ये सभी तरह के क्वेश्चन किस तरह से रहने वाले हैं वो आने वाले अभी इस पैटर्न में, आगे जो आपका पैटर्न है वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लक्षात म्हणजे हे सर्व जे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 अँड क्वेश्चन नंबर 4 कशा प्रकारे असणार आहे आणि ते कशा प्रकारे लिहायचं ते पुढे मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो। ओके, सी application based test 20 marks, it will be of 20 marks, time allotted will be 1 hour. Okay, so there will be 1 hour given to you to solve this test. ह्या टेस्ट साठी तुम्हाला किती वेळ मिळणार आहे? 1 hour, 1 तास दिला जाणार आहे। It should be based on the entire syllabus of standard 12. और यहाँ पे क्या कहा है, ये जो टेस्ट रहेगा 20 मार्क्स का वो आपके एंटायर सिलेबस के ऊपर रहेगा। लेकिन इस साल के लिए और एकेडमिक ईयर 2020-21 इसके लिए एंटायर सिलेबस मतलब जो सिलेबस माइनस करके बाकी रहा है वो, जो हम लोगों ने पहले ही आपको कहा है बोर्ड ने कुछ सिलेबस इस साल के लिए कम किया है ड्यू टू कोरोना, उसके ऊपर जो सिलेबस बोर्ड से कम किया गया है उसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट या किसी भी एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लक्षात ठेवा, आम्ही आधीच तुम्हाला सांगितलेलं आहे की कोणता सिलेबस बोर्डने कमी केलेला आहे। जो सिलेबस या वर्षासाठी बोर्डने कमी केलेला आहे त्या सिलेबसवर कोणत्याही प्रकारचा क्वेश्चन कोणत्याही प्रकारच्या टेस्ट मध्ये विचारला जाणार नाही। Question number 3, point number 3, question paper is to be framed in such a way that the student will be able to write answer on the same sheet. म्हणजेच काय की तुम्हाला आन्सर शीट वेगळी दिली जाणार नाही, म्हणजे तुम्हाला एकच पेपर दिला जाईल, त्याच पेपरमध्ये तुम्हाला क्वेश्चन असणार आहे आणि त्याच्याच खाली तुम्हाला त्याचे काय लिहायचे आहेत, आन्सर लिहायचे आहेत। ओके, मतलब आपको क्वेश्चन पेपर अलग और आंसर शीट अलग इस तरह से नहीं दिया जाएगा। एक ही पेपर पे आपको क्वेश्चन रहेगा, उसके नीचे आंसर के लिए जगह रहेगी। तो आपको एक ही पेपर पे क्वेश्चन भी रहेगा और आपको सिर्फ क्या लिखने हैं, वहां पे आंसर्स लिखने। ओके, तो इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट रहेगा उसका पेपर पैटर्न रहने वाला है। टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे? 4, एंड देयर इज वेटेज ऑफ 20 मार्क्स। और यहाँ पे जो 20 मार्क्स है उसमें से जितने भी मार्क्स आपको मिलेंगे बराबर, वो बोर्ड में आपको कन्सिडर किए जाएंगे। आलं लक्षात, कारण की तुमचा बोर्डाचा पेपर किती मार्क्स असणार आहे? 80 मार्क्स, आणि जे 20 मार्क्स आहेत ते कसले असणार आहे? एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट। नेक्स्ट इज पेपर पैटर्न फॉर प्रिलिमिनरी अँड HSC बोर्ड एक्झामिनेशन। आता आपण बघू की तुमची जी प्रिलिमिनरी एक्झामिनेशन असते आणि बोर्ड एक्झामिनेशन असते त्यासाठी पेपर पैटर्न कशा प्रकारे असेल। देखो, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो रहता है वो कॉलेज कंडक्ट करता है बिफोर बोर्ड एग्जामिनेशन एज अ प्रैक्टिस टेस्ट। मतलब आपका स्टडी कितना हुआ है, आप कहाँ पे गलती करते हो वो समझने के लिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कॉलेज के तरफ से लिया जाता है। आता ह्या वर्षी कोरोनामुळे ती एक्झामिनेशन कधी होईल ते सांगता येत नाही। जनरली ती एक्झामिनेशन जानेवारी मध्ये घेतली जाते, परंतु ह्या वर्षी ती कधी होईल ते सांगता येत नाही। और ऐसा अंदाजा है कि आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है इस साल और एकेडमिक ईयर 2020-21 वो
अप्रैल के एंड में हो सकता है या मई मंथ के पहले वीक में स्टार्ट हो सकता है, ऐसा अंदाजा है, लेकिन कन्फर्म कुछ बोल नाही सकते. आलं लक्षात. म्हणजे कन्फर्म काहीच नाही आहे. एप्रिलच्या लास्ट वीकमध्ये शक्यतो चालू होईल किंवा मेच्या फर्स्ट वीकमध्ये चालू होईल असं सांगितलं जातं, परंतु कन्फर्म काहीच नाही आहे. और दोनों एग्जामिनेशन के लिए आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, सेम रहेगा. सी टोटल मार्क्स फॉर दिस एग्जाम विल बी 80. ही जी एक्झाम असते म्हणजे प्रिलिमिनरी एक्झाम असेल किंवा बोर्ड एक्झाम असेल त्यासाठी टोटल मार्क्स किती असणार आहेत, 80. एंड टाइम विल बी गिवन 3 आवर्स. और उसके लिए आपको टाइम कितना रहेगा, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा. ओके, तो यहाँ पे हमें देखना है बोर्ड एग्जामिनेशन आपका 80 मार्क्स का रहेगा और 20 मार्क्स का एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट रहेगा. इस साल के लिए प्रोजेक्ट नहीं रहेंगे. प्रोजेक्ट के बदले क्या आया, एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट, दैट विल बी ऑफ 20 मार्क्स. ओके, सी अभी पेपर पैटर्न देखते हैं फॉर बोर्ड एग्जाम एंड फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. क्वेश्चन नंबर 1. फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप ऑफ सब क्वेश्चन एनी 4 विल बी आस्क्ड. देखो 10 टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से 10 टाइप के, उसमें से कौन से भी 4 टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे. लक्षात घ्या, एकूण 10 प्रकारचे क्वेश्चन्स आहेत ऑब्जेक्टिव्ह टाइप. त्या 10 प्रकारपैकी कोणतेही 4 प्रकारचे क्वेश्चन तुम्हाला विचारले जातील. कोणतेही 4 प्रकारचे. ओके, पहले हम उनको देखते हैं क्या क्या रहेगा. जैसे कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस. ये हम सभी को पता है. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन मतलब आपको ऑप्शन दिए जाएंगे ए बी सी, बराबर. ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से जो करेक्ट है वो आपको फाइंड आउट करना होता है. हर एक के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा. टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे. 5 क्वेश्चन के लिए टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, 5. मॅच दी पेअर, हे देखील तुम्हाला माहिती आहे. मॅच दी पेअर, देयर विल बी टोटल 5 क्वेश्चन अँड मार्क्स वेटेज इज 5. म्हणजे ह्यामध्ये 5 क्वेश्चन तुम्हाला विचारले जातील आणि 5 मार्कांचं वेटेज असेल. गिव 1 वर्ड और फ्रेज और टर्म. इसमें क्या किया जाता है, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसके लिए कौन सा वर्ड या कौन सा टर्म यूज किया जाता है वो आपको लिखना है. अभी हर एक क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है वो आने वाले इसी लेक्चर में हम देखेंगे, आगे देखने वाले हैं. लक्षात, पुढे मी ते तुम्हाला सर्व कंप्लीट सांगणार आहे की प्रत्येक क्वेश्चन कशा प्रकारचा असणार आहे, तो कशा प्रकारे लिहायचा ते मी पुढे तुम्हाला सांगणार. स्टेट ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे आपको ट्रू या फॉल्स पूछा जाएगा. यहाँ पे विदाउट रीजन सिर्फ आपको ट्रू या फॉल्स उतना ही लिखना होता है. फाइंड दी ऑड वन, मतलब आपको 4-5 वर्ड दिए जाएंगे, उसमें से ऑड वर्ड कौन सा है वो आपको फाइंड आउट करना होगा. कंप्लीट दी सेंटेंस म्हणजे फिल इन द ब्लैंक्स विदाउट ऑप्शन. सिलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी ब्रैकेट. ये आपके लिए एक नया टाइप का क्वेश्चन रहेगा. वो किस तरह से रहेगा आगे मैं आपको बताऊंगा. आंसर इन 1 सेंटेंस, करेक्ट दी अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट दी फॉलोइंग सेंटेंस, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर. तो देखो इस तरह से आपके 10 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे. 10 में से एग्जाम में सिर्फ कितने टाइप के पूछे जाएंगे, 4. कौन से भी पूछे जा सकते हैं. शायद सिलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन ए पूछा जा सकता है, बराबर. स्टेट ट्रू और फॉल्स ए भी पूछा जा सकता है. कौन से भी 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. आलं लक्षात. म्हणजे तुम्हाला 10च्या 10 टाईपचे जे क्वेश्चन्स आहेत ते तुम्हाला करायचे आहेत, कारण की त्या 10 पैकी कोणत्याही 4 प्रकारचे क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारले जातील. कोणते विचारले जातील सांगता येत नाही. हा, माझा स्टडी कसा करायचा.
स्टडी करण्यासाठी काय करायचं, आपलं जे टेक्स्टबुक आहे, टेक्स्टबुकच्या मागे जे ऑब्जेक्टिव्ह दिलेले आहेत तेवढे तुम्हाला करायचे आहेत. त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला ऑब्जेक्टिव विचारले जाणार नहीं। याद रखो, टेक्स्ट बुक के पीछे जितने ऑब्जेक्टिव दिए हैं उतने आपको करने, उसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे। ओके, तो टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी ऑब्जेक्टिव है कम से कम आपको 2 बार पढ़ने हैं, कम से कम 2 बार पढ़ने हैं, तो आपको थोड़े बहुत याद रहेंगे। ओके, म्हणजे अशा प्रकारे आपला क्वेश्चन नंबर 1 असेल। क्वेश्चन नंबर 1 टोटली काय असणार आहे, ऑब्जेक्टिव्ह टाइप क्वेश्चन असणार आहे। कोणत्याही प्रकारचे 4 क्वेश्चन त्या ठिकाणी विचारले जातील एंड देयर इज टोटल वेटेज इज 20 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए टोटल कितने मार्क्स रहेंगे, 20 मार्क्स। देखो, अगर आप ऑब्जेक्टिव अच्छे से करते हैं, बराबर है, हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव आप अच्छे से करते हैं तो 20 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट में भी वही क्वेश्चन रहने वाले हैं, वो भी 20 मार्क्स का है। समझ में आया? तो अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी करते हो तो भी पास हो जाओगे, क्योंकि एप्लीकेशन बेस में भी आपको क्या पूछने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछने वाले हैं और एक केस स्टडी है, वो भी आपको जो बुक के पीछे दिए गए हैं उसमें से ही पूछे जाएंगे। म्हणजे पुस्तकाच्या मागे, टेक्स्टबुकच्या मागे ज्या केस स्टडी दिलेल्या आहेत त्याच्याच तेच तुम्हाला विचारले जाणार आहे, त्यापैकीच काहीतरी विचारलं जाणार आहे। आलं लक्षात? म्हणजे ह्या ठिकाणी तुमचं पासिंग कव्हर होऊन जातं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स और कॉन्सेप्ट। मार्क्स पर क्वेश्चन 2, नंबर ऑफ क्वेश्चन टू अटेम्प्ट 4 आउट ऑफ 6। बघा, या ठिकाणी एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म और कन्सेप्ट म्हणजे तुम्हाला एखादी टर्म किंवा कन्सेप्ट दिली जाईल, फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर, तो उसके ऊपर आपको 2-3 लाइन में लिखने हैं। हर एक के लिए, हर एक कन्सेप्ट के लिए मार्क्स कितने रहेंगे, 2, आणि एकूण कन्सेप्ट किती विचारल्या जातील, 6 कन्सेप्ट विचारल्या जातील, त्यापैकी तुम्हाला सॉल्व किती करायचे, ओनली 4। 6 में से सिर्फ आपको 4 ही अटेम्प्ट करने हैं, तो टोटल मार्क्स आएंगे 8। तो 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। 8 मार्क्स के लिए क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2। 6 में से आपको कितने सॉल्व करने हैं, 4। नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग केस सिच्युएशन एंड एक्सप्रेस युअर ओपिनियन। यामध्ये तुम्हाला एक पॅराग्राफ दिला जाईल, दॅट इज केस स्टडी और सिच्युएशन स्टडी, आणि त्या बेसिसवर काही क्वेश्चन दिले जातील, बरोबर, आणि तुमचं जे ओपिनियन असेल त्या क्वेश्चन मध्ये, त्या आन्सर मध्ये तुम्हाला लिहायचं आहे। हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स रहेंगे, टोटल 3 क्वेश्चन विल बी देयर एंड आउट ऑफ 3 यू हैव टू सॉल्व एनी 2। एकूण 3 क्वेश्चन दिले जातील, त्यापैकी तुम्हाला किती सॉल्व करायचे आहेत, कोणतेही 2। टोटल मार्क्स विल बी 6। इसके लिए टोटल कितने मार्क्स रहेंगे, 6 मार्क्स रहेंगे। ओके, नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन। टोटल 4 क्वेश्चन विल बी देयर, आउट ऑफ 4 यू हैव टू सॉल्व एनी 3। डिस्टिंग्विश बिटवीन मध्ये टोटल 4 क्वेश्चन दिले जातील आणि तुम्हाला किती सॉल्व करायचे आहेत, एनी 3। एंड वेटेज फॉर पर क्वेश्चन इज 4 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स रहेंगे, 4 मार्क्स रहेंगे। तो आपको टोटल मार्क्स यहाँ पे रहेंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज 12। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए टोटल कितने मार्क्स रहेंगे, 12 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। ये सबसे आसान क्वेश्चन आपके लिए रहेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्योंकि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ये जो सब्जेक्ट है इसमें 7 या 8 ही डिस्टिंग्विश बिटवीन है। बघा, फक्त 7 ते 8 डिस्टिंग्विश बिटवीन या ठिकाणी आहेत, आणि जर ते 7 ते 8 डिस्टिंग्विश बिटवीन तुम्ही व्यवस्थित केले तरी तुमचे इथे 12 मार्क्स सिक्युअर्ड होऊन जातात। समजा 12 पैकी 12 नाही मिळाले, पण तुम्हाला 8 ते 9 मार्क्स तरी मिळतील की नाही, बरोबर। म्हणजे 7 ते 8 डिस्टिंग्विश बिटवीन जर तुम्ही व्यवस्थित केले तर तुम्हाला तिकडे 8 ते 9 मार्क्स किंवा 10 मार्क्स पर्यंत इजीली मिळतात। और डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको पूरा मार्क्स मिल सकता है। अगर आप लोगों ने अच्छे से लिखा तो 4 के 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ।
ब्रीफ मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स रहेंगे? 4। देयर विल बी टोटल 3 क्वेश्चन, आउट ऑफ 3 यू हैव टू सॉल्व एनी 2। एकूण 3 क्वेश्चन दिले जातील, त्यापैकी तुम्हाला सॉल्व किती करायचे आहेत? कोणतेही 2। तो टोटल मार्क्स विल बी 8। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक नया तरह का क्वेश्चन रहेगा। जस्टिफाई मतलब इसमें दिया गया स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, ये ट्रू और फॉल्स नहीं है। दिया गया स्टेटमेंट क्या रहेगा? ट्रू ही रहेगा। म्हणजे दिलेली जी स्टेटमेंट आहे ती ट्रूच असणार आहे, खरंच असणार आहे। मग ते का खरं आहे ते तुम्हाला जस्टिफाई करायचं आहे किंवा तुम्हाला ते एक्सप्लेन करायचं आहे। ओके, तो आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि दिया गया स्टेटमेंट तो सही है, ट्रू ही है, इसमें ट्रू या फॉल्स नहीं रहेगा। मतलब दिया गया स्टेटमेंट क्या रहेगा? ट्रू ही रहेगा। सिर्फ आपको उसका रीजन एक्सप्लेन करना है कि ट्रू है और वो क्यों ट्रू है। मैं आगे जाके वो डिटेल में आपको बताने वाला हूं। हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स रहेंगे। टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 में से आपको कितने सॉल्व करने हैं? 2। लक्षात टोटल एकूण 4 क्वेश्चन विचारले जातील, 4 पैकी तुम्हाला किती सॉल्व करायचे? 2। सो टोटल marks will be 8. Attempt the following letter writing. Question number 7, letter writing. For each letter there will be 5 marks. प्रत्येक लेटरला मार्क्स किती असणार आहेत? 5। और आपको टोटल कितने लेटर पूछे जाएंगे? 3। 3 में से कितने सॉल्व करने हैं? 2। यहाँ पे देखो, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, 3 चैप्टर है, उसमें से आपको 3 लेटर पूछे जाएंगे और हर एक चैप्टर में से 1 लेटर पूछा जाएगा। हर एक चैप्टर में से 1 लेटर म्हणजे चॅप्टर नंबर 6 मधून 1 लेटर असेल, चॅप्टर मधून 7 मधून 1 लेटर असेल आणि चॅप्टर मधून 8 मधून पण 1 लेटर असेल। इसका मतलब तीनों चैप्टर में से लेटर आपको आएंगे और 3 में से सॉल्व कितने करने हैं? 2। तो यहाँ पे आपको समझ लेना है कि आपको तीनों जो चैप्टर है वो करने की जरूरत नहीं। 3 में से कौन से भी 2 चैप्टर कर लो। करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर, करस्पॉन्डेंस विथ डिबेंचर होल्डर और करस्पॉन्डेंस विथ डिपॉजिटर, ऐसे 3 चैप्टर है ना। 3 में से आप कौन से भी 2 कर सकते हो, 2 परफेक्ट कर लो। जैसे आप लोगों ने अगर किया करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर एंड करस्पॉन्डेंस विथ डिबेंचर होल्डर, तो करस्पॉन्डेंस विथ डिपॉजिटर करने की जरूरत नहीं। लक्षात म्हणजे जर तुम्ही केलं करस्पॉन्डन्स विथ मेंबर, करस्पॉन्डन्स विथ डिबेंचर होल्डर यांचे लेटर केले, मग करस्पॉन्डन्स विथ डिपॉजिटर याचे लेटर करण्याची गरज नाही। पण माझ्यामध्ये करस्पॉन्डन्स विथ डिपॉजिटर आणि करस्पॉन्डन्स विथ डिबेंचर होल्डर यांचे लेटर काय आहेत? इझी आहे। ते केले तर तुम्हाला बरं पडेल। डिपेंड्स ऑन यू, वो आपके ऊपर रहेगा कि कौन से 2 करने हैं। तीनों करते हैं, नो प्रॉब्लम, बराबर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, अगर आप 3 नहीं करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 में से सिर्फ कितने कर लो? 2 कर लो, तो भी आपको वहां पे, क्योंकि 3 में से 2 ही तो लिखने हैं और हर एक चैप्टर में से 1 लेटर आने ही वाला है 100%, बराबर है। तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स टोटल हो जाएंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर्स। इसमें आपको टोटल 8 मार्क्स का वेटेज रहेगा, एनी 1 आउट ऑफ 2, 2 में से कौन सा भी एक आपको दिया जाएगा। अभी ये जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, बराबर है, ये आपको कौन से चैप्टर में से आएंगे? ये आपको आएंगे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, ये जो पहले जो 3 चैप्टर है उसमें से ही आने की संभावना है, 101%, उसमें से ही आने की संभावना है। ओके, तो इस तरह से आपके टोटल कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चन रहेंगे? 8। एकूण तुम्हाला किती क्वेश्चन असणार आहेत? 8 क्वेश्चंस विल बी देयर इन युअर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड टोटल मार्क्स विल बी 80 मार्क्स।
अँड विथ ऑप्शन 116 आलं लक्षात. म्हणजे 80 मार्क्स का तुमचा पेपर असणार. चलो अभी हम क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं. सी क्वेश्चन नंबर 1. आता अपन बघू कि क्वेश्चन नंबर 1. अभी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 10 टाइप के क्वेश्चन है. 10 टाइप में से आपको सिर्फ कितने पूछे जाएंगे, 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. आलं लक्षात. म्हणजे 10 प्रकारचे क्वेश्चन आहेत, त्यापैकी तुम्हाला कोणत्याही 4 प्रकारचे क्वेश्चन विचारले जातील. मग हे 10 प्रकारचे क्वेश्चन कोणत्या प्रकारचे आहेत आणि ते कसे सॉल्व करायचे ते आपण इथे बघूया. सी क्वेश्चन नंबर 1 उसमें दिया है ए. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो अँड रीराइट द स्टेटमेंट. आलं लक्षात. या ठिकाणी तुम्हाला अशा प्रकारे क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल, डिपॉझिट इज अ टाइप ऑफ ए ओन कैपिटल, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन. तो यहाँ पे कितने ऑप्शन दिए हैं, 3. में से इसका सही ऑप्शन कौन सा है, शॉर्ट टर्म लोन. तो आपको पूरा सेंटेन्स फिर से लिखना है. लिखना है. लक्षात ठेवा. फक्त आन्सर लिहू नका शॉर्ट टर्म लोन. तुम्हाला इकडे काय सांगितलंय, रीराइट म्हणजे पूर्ण सेंटेन्स तुम्हाला पूर्ण लिहायचे आहे, नाहीतर मार्क्स मिळणार नाही. अगर आप लोगों ने सिर्फ आंसर लिखा, पूरा सेंटेंस नहीं लिखा, तो आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं. हो. और यहाँ पे ए लिखने की जरूरत नहीं है. कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, ए सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन. ए लिखने की जरूरत नहीं. आपको सिर्फ क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 ए, और डायरेक्ट उसका आंसर क्या लिखोगे, फर्स्ट, जैसे कि डिपॉजिट इज अ टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म लोन. और यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन को क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे. आलं लक्षात. म्हणजे शॉर्ट टर्म लोनला काय करा, अंडरलाइन करा. पण ह्या ठिकाणी तुम्हाला पूर्ण सेंटेन्स ती लिहायची आहे. म्हणजे ही जी सेंटेन्स आहे ती पूर्ण लिहायची आहे. ऐसे आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. बराबर. मतलब क्वेश्चन नंबर 1 ए 1 2 3 4 5 एकूण 5 मार्क त्याला असणार आहे. बी मैच द पेयर. ये तो आपको पता है, ग्रुप ए दिया जाएगा, ग्रुप बी दिया जाएगा. तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे लिखना है ग्रुप ए, और यहाँ पे क्या लिखना है, उसके आंसर लिखना है. हे आपल्याला माहिती आहे मॅच द पेयर कशा प्रकारे आपण लिहितो. सी राइट अ वर्ड और अ टर्म और अ फ्रेज विच कैन बी सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और उसके लिए कौन सा वर्ड प्रॉपर है वो आपको लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, द एक्सेस ऑफ करंट असेट ओव्हर करंट लायबिलिटीज. इस तरह का स्टेटमेंट है. म्हणजे तुम्हाला अशा प्रकारे स्टेटमेंट दिलं है, द एक्सेस ऑफ करंट असेट ओव्हर करंट लायबिलिटीज. मतलब जब करंट असेट और करंट लायबिलिटी इसको हम अगर माइनस करते, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे, तो बचा जो भी बचेगा उसे क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ वर्किंग कॅपिटल. म्हणजे या ठिकाणी तुमचे आन्सर काय येईल, वर्किंग कॅपिटल. या ठिकाणी ही जी स्टेटमेंट आहे ती पुन्हा लिखने की गरज नहीं. यहाँ पे स्टेटमेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे. बराबर. तो कैसे लिखोगे वो भी कुछ दिन के बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आपको पेपर किस तरह से लिखना है. नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. इसमें आपको, ये भी हम लोगों ने बहुत बार देखा हुआ क्वेश्चन है कि सिर्फ ट्रू है या फॉल्स है वो आपको बताना है. फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट. आंसर इज ट्रू. तो यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर लिखना है. देर इज नो नीड टू राइट स्टेटमेंट. या ठिकाणी स्टेटमेंट लिहिण्याची गरज नाही. मग स्टेटमेंट आपल्याला कुठे लिहावी लागते, या प्रकारचा जर क्वेश्चन आला तर त्या ठिकाणी स्पष्ट म्हटलेलं आहे रीराइट द स्टेटमेंट. तिथे तुम्हाला जे स्टेटमेंट आहे म्हणजे जो क्वेश्चन आहे ते तुम्हाला पूर्ण लिहावा लागतो. ओके. नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 1 उसमें ही ई टाइप का क्वेश्चन देखो, फाइंड द ऑड वन। देखो इसमें आपको अलग अलग वर्ड दिए जाएंगे, उसमें से जो ऑड है वो आपको फाइंड आउट करना है। आलं लक्षात? म्हणजे इथे बघा काय दिलंय, लँड अँड बिल्डिंग एक वर्ड दिलाय, प्लांट अँड मशिनरी सेकंड दिलेला आहे आणि थर्ड काय दिलेला आहे, कॅश। अभी इसमें से आपको ऑड फाइंड आउट करना है। अभी इसमें से ऑड कौन सा है, कैश। क्यों? क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी बोथ आर फिक्स असेट बट कॅश इज अ करंट असेट। आलं लक्षात? लँड अँड बिल्डिंग आणि प्लांट अँड मशिनरी दोघं काय आहेत, फिक्स असेट आहेत आणि कॅश काय आहे, करंट असेट। म्हणून कॅश काय झालं, त्याच्यात या तिघांमध्ये कॅश काय झालं, ऑड झालं। तो इस तरह से आपको लॉजिकली वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, कैश। तो यहाँ पे भी सिर्फ आपको आंसर लिखना है कैश। क्योंकि ऑड कौन सा है, क्योंकि ये लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी ये दोनों एक साथ है, मतलब दोनों भी क्या है, फिक्स असेट है। तो इसमें कौन सा ऑड हो गया, कैश। तो यहाँ पे आंसर आएगा कैश। नेक्स्ट, कंप्लीट दी सेंटेन्स। हे म्हणजे काय असतं, फिल इन दी ब्लँक्स। यामध्ये ऑप्शन दिलं जाणार नाही। बघा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन सायकल। इसका आन्सर क्या है, प्रोडक्शन सायकल। आलं लक्षात? म्हणजे इकडे फक्त तुम्हाला काय लिहायचं आहे, आन्सर, पण ह्या ठिकाणी तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा ऑप्शन दिला जाणार नाही, ए बी सी असं नाही। आलं लक्षात? म्हणजे ह्याला म्हटलं जातं फिल इन दी ब्लँक्स, म्हणजे कंप्लीट दी सेंटेन्स। यहाँ पे भी आपको सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। और अगर आप सेंटेंस भी लिखते हो तो भी नो प्रॉब्लम, लेकिन जो भी आपका आंसर रहेगा उसको क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। सेंटेन्स लिहिण्याची या ठिकाणी गरज नाही, परंतु जर तुम्ही सेंटेन्स लिहिली तर जे काही तुमचे आंसर आहे त्याला काय करायचं, अंडरलाइन करायचं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ब्रैकेट। ओके ओके, नेक्स्ट इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। ये भी आपके लिए एक अलग तरह का क्वेश्चन रहेगा। देखो हम समझ लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे आपको ग्रुप ए दिया जाएगा एंड हियर इट विल बी ग्रुप बी। लक्षात, या ठिकाणी ग्रुप ए दिलं जाईल आणि या ठिकाणी ग्रुप बी। हे जो क्वेश्चन है वो सिमिलर लाइक टू मॅच दी पेयर। हे कशासारखं असणार आहे, तुमचं मॅच दी पेयर सारखंच असणार आहे। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, जैसे कि फाइनेंशियल डिसीजन, और ग्रुप बी में कुछ भी नहीं। यहाँ पे ब्लैंक दिया है, यहाँ पे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हियर नथिंग, हियर डैश, and here circulating capital, and here combination of various sources of fund, and here dash। म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, मग फायनान्सिंग डिसिजन इथे ब्लँक दिले ना, मग इथे काय येणार ते फाइंड आउट करायचं। मग ते कशामधनं, यहाँ पे आपको नीचे ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, ब्रैकेट मध्ये तुम्हाला वर्ड दिले जाते, त्याच्यामधनं वर्ड शोधायचा की इथे काय येणार। फाइनेंसिंग डिसीजन, तो देखो वर्ड क्या क्या दिया है, to have right amount of capital, deploy fund in systematic manner, fix capital, working capital, capital structure। तो इस तरह से आपको टोटल 5 वर्ड या 5 सेंटेन्स दिए हैं। म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला 5 सेंटेन्स दिलेले आहेत, मी त्या वेगवेगळ्या कलर मध्ये इंडिकेट केलेले आहे। मग इथे काय येणार ते तुम्हाला लिहायचं आहे, फायनान्सिंग डिसिजन, बरोबर, किंवा या ठिकाणी बघा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मग त्यासाठी वर्ड कोणता असणार आहे, फिक्स कॅपिटल। फिक्स कॅपिटल रिमेन्स इन द बिझनेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बरोबर, म्हणजे इथे तुम्हाला काय लिहायचं आहे, फिक्स कॅपिटल। हियर यू हैव टू राइट फिक्स कैपिटल, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फिक्स कैपिटल। दूसरा यहाँ पे मैंने आपको बताया है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ फंड, तो इसका आंसर इसमें से आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर।
आलं लक्षात? या ठिकाणी काय लिहिणार? कॅपिटल स्ट्रक्चर. मग इकडे तुम्हाला लिहायचं आहे कॅपिटल स्ट्रक्चर. आणि लिहिताना काय करायचं? इथे ग्रुप ए लिहायचं, ग्रुप बी ॲज इट इज, जसं त्याने क्वेश्चन दिलेला आहे ॲज इट इज लिहायचं आहे. आणि ज्या ठिकाणी तुम्हाला अंडरलाईन दिलेले आहेत म्हणजे ब्लँक दिलेले आहेत त्या ठिकाणी हे जे ब्रॅकेट आहे, ब्रैकेट मतलब कोणता वर्ड येणार ते तुम्हाला लिहायचं है। ब्रैकेट में से जो भी वर्ड वहां पे आपको लगता है करेक्ट है वो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट, एच नंबर, आंसर इन वन सेंटेंस। इसमें आपको एक ही सेंटेंस में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर देना है। व्हाट इज फिक्स कैपिटल? कैपिटल यूटिलाइज टू परचेज फिक्स असेट कॉल्ड एज अ फिक्स कैपिटल। हो गया इसका आंसर। अभी एक ही सेंटेंस में देना है, मतलब आपका जो फुल स्केप पे या आपके आंसर शीट का जो एक लाइन है उसमें ही आना चाहिए ऐसा मतलब नहीं है, बराबर है। एक लाइन का 1.5 लाइन हुआ तो भी चलेगा, लेकिन पैराग्राफ मत लिखो, नहीं तो आप लिखते जाओगे फिक्स कैपिटल, बराबर। तो ज्यादा लाइन नहीं लिखनी है, एक लाइन का मतलब है 1 या 2 लाइन। लक्षात, एक लाइन म्हणजे असं नाही की तुमच्या आन्सर शीटची एकच लाइन झाली पाहिजे, ती कमी झाली तरी चालेल किंवा एक लाईनच्या ऐवजी 2 लाईन झाल्या तरी चालतील, कारण की एखाद्याचे आन्सर असं असेल की त्याला 1 ते 2 लाईन लिहिणे गरजेचं असेल, मग तसं लिहायचं, परंतु फार मोठं लिहायचं नाही। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप हो सकता है, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे बोला है रीराइट, फिर से आपको सेंटेंस क्या करना है, लिखना है। सी, फाइनेंस इज नीडेड टू पे डिविडेंड टू डिबेंचर होल्डर। अभी आपको क्या बोला है, जो अंडरलाइन वर्ड किया है वो रीराइट, उसको करेक्ट करना है। इसका मतलब जिस वर्ड के ऊपर अंडरलाइन किया है वो जो वर्ड है वो गलत है। आलं लक्षात, म्हणजे ज्या वर्ड साठी अंडरलाइन केलेलं आहे ते वर्ड काय आहे, चुकीचं आहे असा त्याचा अर्थ। मग चुकीचं आहे म्हणजे तुम्हाला करेक्शन करायचं आहे। मग या ठिकाणी सांगितलंय फायनान्स इज नीडेड टू पे डिव्हिडंड टू डिबेंचर होल्डर। आता ह्यामध्ये चुकीचं काय आहे, चुकीचं असं आहे की डिबेंचर होल्डरला आपण डिव्हिडंड देतो का इंटरेस्ट देतो, इंटरेस्ट देतो। मग डिविडेंड ऐवजी काय असलं पाहिजे, इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे डिविडेंड के बदले क्या आएगा, इंटरेस्ट, बिकॉज वी पे इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर एंड डिविडेंड इज गिवन टू शेयर होल्डर। डिविडेंड किसको दिया जाता है, शेयर होल्डर। तो आपको क्या, आपका आंसर क्या आएगा, फाइनेंस इज नीडेड टू पे इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे इक्विटी शेयर कैरी डिविडेंड एंड फिक्स रेट। तो यहाँ पे अंडरलाइन किसको है, इक्विटी को। इसका मतलब इक्विटी के जगह दूसरा कुछ तो भी आएगा, तो क्या आएगा, प्रीफरेंस। क्योंकि क्या बोला है, इक्विटी शेयर कॅरी डिव्हिडंड ॲट फिक्स रेट। मग सांगा बरं, इक्विटी शेअरला डिव्हिडंड फिक्स रेट मध्ये असतो का, नाही, तर तो फ्लक्च्युएटिंग असतो। मग कोणत्या शेअरचं डिव्हिडंड फिक्स रेटला असतं, प्रीफरन्स। म्हणजे इक्विटीच्या ऐवजी या ठिकाणी काय घ्यावं लागणार आहे तुम्हाला, प्रीफरन्स। सो योर आंसर विल बी प्रीफरेंस शेयर कैरी डिविडेंड एट फिक्स रेट। तो यहाँ पे आप जो प्रीफरेंस आप लोगों ने करेक्ट लिखा उसको अंडरलाइन करना है, पूरा सेंटेंस फिर से लिखना है, पूर्ण सेंटेंस तुम्हाला परत लिहायचे आहे। जे अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। आता या ठिकाणी काय केलं जाईल, तुम्हाला असे 3-4 ऑप्शन दिले जातील, ओके, आणि त्याचा तुम्हाला प्रॉपर सिक्वेंस लिहायचा है। इसमें आपको क्या करना है, प्रॉपर सीक्वेंस लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया है फॉरफीचर ऑफ शेयर, कॉल ऑन शेयर, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इसमें से पहला स्टेप कौन सा आता है, कि पहले फॉरफीचर होता है या पहले शेयर के ऊपर कॉल होता है या अलॉटमेंट होता है। तो इनमें से पहला प्रॉपर स्टेप क्या रहेगा कि पहले शेयर्स का अलॉटमेंट किया जाएगा, उसके बाद शेयर्स के ऊपर पैसा मांगा जाएगा, दैट इज कॉल ऑन शेयर। आणि जर त्यांनी कॉलचे पैसे भरले नाही तर त्याचे शेअर काय केले जातील, फॉरफिट केले जातील, म्हणजे कॅन्सल केले जातील।
म्हणजे त्याचा प्रॉपर सिक्वेन्स काय येईल, अलॉटमेंट ऑफ शेयर पहला रहेगा, कॉल्स ऑन शेयर सेकंड रहेगा एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर विल बी थर्ड, वो एंड में आएगा। तो इस तरह से आपको कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे और उसको आपको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाने हैं, प्रॉपर ऑर्डर में लगाने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव के टोटल 10 टाइप के क्वेश्चन है। फिर से याद रखो 10 में से आपको सिर्फ कितने पूछे जाएंगे, कोण से भी 4 पूछे जाएंगे। लक्षात ठेवा परत 10 पैकी कोणत्याही 4 प्रकारचे क्वेश्चन तुम्हाला विचारले जातील आणि त्यांना टोटल किती मार्क्स असणार आहे, 20 मार्क्स। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म कंसेप्ट 4 आउट ऑफ 6, 8 मार्क्स। ये हम लोगों ने देखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से कितने सॉल्व करने हैं, कौन से भी 4। आपको कंसेप्ट दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है ऑथोराइज कैपिटल, तो आपको ऑथोराइज कैपिटल के बारे में आपको ऑथोराइज कैपिटल के बारे में 3-4 लाइन में लिखना है। आलं लक्षात, 3-4 लाइन मध्ये तुम्हाला लिहायचं आहे, कारण की प्रत्येक कन्सेप्टला किती मार्क्स असणार आहेत, 2 मार्क्स असणार आहेत। आता मी या ठिकाणी सांगितलं 3 ते 4 लाइन मध्ये लिहायचं, म्हणजे जरी त्याच्या 5 लाइन झाल्या तरी प्रॉब्लेम नाही, पण फार मोठा पॅराग्राफ लिहू नका। आलं लक्षात, एखाद्या स्टुडंटला काय असतं, फक्त तेवढंच येत असतं, मग तो काय करतो, ऑथोराइज कॅपिटल तेवढंच लक्षात असतं, लिहून टाकतो पूर्ण पेजवर, तसं करायचं नाही। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, सिर्फ 3, 4 या 5 लाइन तक उसको लिखना है हर एक कंसेप्ट को। तो इसमें अलग अलग कंसेप्ट दिए जाएंगे, जैसे ऑथोराइज कैपिटल, इक्विटी शेयर, फिक्स कैपिटल, बराबर, कैपिटल स्ट्रक्चर, स्टॉक एक्सचेंज, कुछ भी कंसेप्ट दिया जा सकता है, उसको आपको 3-4 लाइन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। 2 आउट ऑफ 3, बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको केस स्टडी दिया जाएगा। आलं लक्षात, क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये काय असणार आहे, केस स्टडी। 3 क्वेश्चन असतील, 3 पैकी तुम्हाला कोणतेही किती सॉल्व करायचे आहेत, 2। 6 मार्क्स, म्हणजे प्रत्येक क्वेश्चन साठी किती मार्क्स असणार आहेत, 3 मार्क्स असणार आहेत, टोटल 6 मार्क्स विल बी देयर। अभी देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है एग्जाम्पल के लिए। ट्राई लिमिटेड कंपनी is newly corporated public company and wants to raise capital by selling equity share to the public. The board of directors are considering various options for this. Advise the board on following matter. अभी क्या बोला है, ट्राई नाम की एक नई कंपनी है, नई इस्टेब्लिश हुई है, और उस कंपनी को इक्विटी शेयर बेच के कैपिटल जमा करना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग अलग ऑप्शन डिसाइड कर रहे हैं, तो आप उनकी मदत करो, असं तुम्हाला सांगितलेलं आहे, बरोबर आहे। एवढं पॅराग्राफ दिलाय आणि खालती काही क्वेश्चन दिलेले आहेत। बघा, हा संपूर्ण एकच क्वेश्चन है, ये पूरा एक ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि 1 2 3 क्वेश्चन हुए, ये पूरा एक क्वेश्चन है। ऐसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 में से आपको कितने करने, 2। आलं लक्षात, हा संपूर्ण एक क्वेश्चन झाला आणि अशा प्रकारचे तुम्हाला 3 क्वेश्चन विचारले जातील, 3 पैकी तुम्हाला सॉल्व किती करायचे आहेत, कोणतेही 2। ये अभी इसका क्वेश्चन देखो क्या बोला है उसमें, व्हाट शुड द कंपनी ऑफर, आईपीओ और एफपीओ। कंपनी को क्या ऑफर करना पड़ेगा, आईपीओ और एफपीओ। कैन कंपनी ऑफर बोनस शेयर टू रेज इट्स कैपिटल, म्हणजे कंपनी बोनस शेयर देऊ शकते का कॅपिटल रेज करण्यासाठी। कैन द कंपनी एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, कंपनी अंडरराइटिंग एग्रीमेंट कर सकती है क्या। देखो, कंपनी कैन ऑफर आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर। देखो यहाँ पे आपको एक लॉजिक लगाना है, क्योंकि आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ अगर कंपनी पहले से ही इस्टेब्लिश्ड है तो वो एफपीओ दे सकती है, लेकिन नया कंपनी क्या दे सकती है, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये आपके आंसर इस तरह से लिखने पड़ेंगे। नो, एज कंपनी इज न्यू इट कैन नॉट ऑफर बोनस शेयर टू रेज कैपिटल। बोनस शेयर
कोणती कंपनी देऊ शकते? ज्याच्याकडे रिझर्व्ह मध्ये पैसा असेल ती. आणि रिझर्व्ह मध्ये पैसा कोणत्या कंपनीकडे असतो? जी कंपनी जुनी कंपनी असेल, ज्यांना वर्षानुवर्ष प्रॉफिट होत असेल, अशी कंपनीच्या रिझर्व्ह मध्ये पैसा असेल. ओनली दॅट कंपनी कॅन ऑफर बोनस शेअर्स. सो न्यूली इस्टेब्लिश कंपनी कांट ऑफर बोनस शेयर्स. बराबर, नया कंपनी बोनस शेयर नहीं दे सकती क्योंकि उसके रिजर्व में पैसा नहीं है. तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा नो, एज कंपनी इज न्यू इट कैन नॉट ऑफर बोनस शेयर टू रेज कैपिटल. थर्ड बोला है, कैन द कंपनी एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट? यस, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट इज द गुड ऑप्शन फॉर न्यू कंपनी टू रेज कैपिटल. अंडरराइटिंग एग्रीमेंट मतलब हम बैंक के साथ एग्रीमेंट करेंगे, किसी बैंक के साथ, और वो बैंक हमारे शेयर बेचने में मदद करेगी. तो नए कंपनी के लिए वो ऑप्शन क्या रहेगा? बेटर रहेगा, क्योंकि नए कंपनी को शेयर बेचने का एक्सपीरियंस नहीं रहेगा. तो बेटर रहेगा कि अगर कोई बैंक, एक्सपर्ट बैंक उनकी मदद करे, दैट विल बी बेटर ऑप्शन. ओके, तो इस तरह से आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके ऊपर 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 या 2 भी हो सकते हैं, और उसके आंसर आपको इस तरह से लिखने हैं. तो ये रहेगा आपका आंसर. ओके, फिर से याद रखो, पुन्हा मी सांगतो, हा एकच क्वेश्चन झाला. असे किती क्वेश्चन असतील तुम्हाला? 3 पैकी किती लिहायचे? ओनली 2. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग 3 आउट ऑफ 4, टोटल 12 मार्क्स. यहाँ पे आपको टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 में से कौन से भी 3 सॉल्व करने हैं. तो हर एक क्वेश्चन के लिए मार्क्स रहेंगे 4. प्रत्येक क्वेश्चनला 4 मार्क्स असतील. फॉर एग्जाम्पल, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. ओके, तो आपको इस तरह से कॉलम बनाने हैं. देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन कभी भी पॅराग्राफ टाइप में नहीं लिखने हैं. काही जण पॅराग्राफ टाइप मध्ये लिहितात, म्हणजे फिक्स कॅपिटल त्याचं मिनिंग, मग नंतर वर्किंग कॅपिटलचं मिनिंग पॅराग्राफ मध्ये लिहितात. तसं कधीच लिहायचं नाही. आलं लक्षात? डिस्टिंग्विश बिटवीन नेहमी कॉलम मध्येच लिहायचं आहे. मग ते एसपी असून द्यात, किंवा तुमचं ऑर्गनायझेशन ऑफ कॉमर्स असून द्यात, किंवा इकॉनॉमिक्स असून द्यात. पॉइंट, फर्स्ट कॉलम पॉइंट, सेकंड फिक्स कॅपिटल अँड थर्ड वर्किंग कॅपिटल. मग इथे पॉइंट लिहायचं, जसं मिनिंग, मग त्याचं फिक्स कॅपिटलचं मिनिंग आणि वर्किंग कॅपिटलचं मिनिंग. देअरआफ्टर पॉइंट नंबर 2, बरोबर. सेकंड पॉइंट, टाइम पिरियड. मग जे जे पॉइंट असतील ते तुम्हाला त्या ठिकाणी लिहायचे. अभी लिखना कितना है, इसके लिए वेटेज कितने हैं? हर एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स. तो आपको 5 या 6 पॉइंट ही लिखने हैं, मैक्सिमम 5 to 6 पॉइंट. ज्यादा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं. हर एक पॉइंट के लिए 1 मार्क्स. अगर वो सही है, सभी पॉइंट अगर आपके सही है, आप लोगों ने अच्छे से लिखे हैं, तो आपको 4 के 4 मार्क्स मिलेंगे. यामध्ये तुम्हाला पूर्ण मार्क्स मिळू शकतात. पॉइंट जर तुमचे परफेक्ट असतील तर तुम्हाला पूर्ण मार्क्स दिले जातील. क्वेश्चन नंबर 5, ब्रीफ आंसर इन ब्रीफ. ब्रीफ मतलब शॉर्ट. 2 आउट ऑफ 3, 3 विचारले जातील. 3 पैकी कोणतेही 2 सॉल्व करायचे आहेत. टोटल 8 मार्क्स. इट मीन्स देर आर 4 मार्क्स फॉर इच क्वेश्चन. प्रत्येक क्वेश्चनला किती मार्क्स असणार आहेत? 4. एकूण 2 तुम्हाला सॉल्व करायचे आहेत. फॉर एक्झाम्पल, व्हॉट इज बुक बिल्डिंग मेथड, म्हणजे बुक बिल्डिंग मेथड काय आहे ते तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं आहे. यू हॅव टू राईट अबाउट 5 to 6 पॉइंट, आणि हे तुम्हाला पॉइंट मध्ये लिहायचं आहे. आणि ते किती पॉइंट असले पाहिजेत? यू हॅव टू राईट अबाउट 5 to 6 पॉइंट, म्हणजे 5 ते 6 पॉइंट मध्ये तुम्हाला ते आन्सर लिहायचं आहे. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 2 आउट ऑफ 4, 8 मार्क्स. इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में आपको टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. 4 में से कौन से भी 2 सॉल्व करने. 4 मध्ये तुम्हाला सॉल्व किती करायचे? कोणतेही 2. प्रत्येक क्वेश्चनला 4 मार्क्स असणार आहे. टोटल 8 मार्क्स. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी हैज टू फुलफिल सर्टेन प्रोविजन व्हाइल मेकिंग राइट इश्यू. देखो, आपको क्या बोला है? जस्टिफाई करना है, मतलब दिया हुआ सेंटेंस करेक्ट ही है.
दिलेली सेंटेन्स करेक्टच आहे, त्याचं तुम्हाला रिझन लिहायचं आहे. तुम्हाला काय म्हटलंय, कंपनी हॅज टू फुलफिल सर्टेन प्रोव्हिजन व्हाईल मेकिंग राईट इश्यू. म्हणजे राईट इश्यू करताना कंपनीला काही ज्या प्रोव्हिजन्स आहेत त्या फॉलो कराव्या लागतात. बरोबर आहे. आणि दिलेली प्रत्येक स्टेटमेंट काय असणार आहे, बरोबरच असणार आहे. तुम्हाला ती एक्सप्लेन करायची आहे किंवा तुम्हाला त्याचे रिझन लिहायचे आहे. सो व्हॉट यू हॅव टू राईट हियर, हियर यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट प्रोविजन रिलेटेड टू राइट इश्यू. तो यहाँ पे आपके आंसर में आप क्या लिखोगे, राइट इश्यू के जो प्रोविजन है वो आपको लिखने हैं, दैट इज योर आंसर, वही आपका आंसर रहेगा. सेकंड यहाँ पे है बॉन्ड होल्डर इज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. बॉन्ड होल्डर काय आहेत, कंपनीचे क्रेडिटर आहे. बरोबर आहे. आणि मी आधीच सांगितलंय इथे दिलेल्या प्रत्येक स्टेटमेंट काय असणार आहे, बरोबरच असणार आहे, ट्रूच असणार आहे. तुम्हाला त्याचं फक्त एक्सप्लेनेशन लिहायचे, रिझन लिहायचे आहे. हियर यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट रीजन फॉर कंसिडरिंग द बॉन्ड होल्डर एज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. यहाँ पे आपको रीजन लिखना है कि बॉन्ड होल्डर को क्रेडिटर क्यों माना जाता है. तो इसका मेन रीजन क्या है कि बॉन्ड होल्डर जो भी बॉन्ड परचेज करता है उसका पैसा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस करना पड़ता है. यस, यू हैव टू रिटर्न मनी ऑफ बॉन्ड होल्डर आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड एंड देयरफॉर बॉन्ड होल्डर आर क्रेडिटर. लेकिन इसका आंसर अगर आप सिर्फ इतना लिखोगे तो आपको 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे. बराबर है. तो बॉन्ड क्या रहता है, बराबर. तो आपको कुल मिला के ऐसा मान लो की यहाँ पे भी आपको 5-6 पॉइंट लिखणे हैं. आलं लक्षात. या ठिकाणी देखील तुम्हाला 5 ते 6 पॉइंट या ठिकाणी लिहायचे आहेत. एकाच लाईन मध्ये आन्सर संपू नका, तुम्हाला मार्क्स मिळणार नाहीत किंवा कमी मार्क्स मिळतील. 4 मार्कांचं वेटेज आहे, म्हणजे तुम्हाला 5 ते 6 किंवा 6-7 पॉइंट्स जे आहेत ते तुम्हाला लिहायचे. पॉइंट्स मध्ये जर आन्सर लिहिलं दॅट विल बी बेटर, ते तुमच्यासाठी चांगलं असणार आहे, मार्क्स चांगले मिळतील. क्वेश्चन नंबर 7, अटेम्प्ट द फॉलोइंग 2 आउट ऑफ 3 10 मार्क्स. आता यामध्ये काय आहे, लेटर रायटिंग. बरोबर. म्हणजे 3 पैकी तुम्हाला किती सॉल्व करायचे आहेत, 2. म्हणजे प्रत्येक लेटरला मार्क्स किती असणार आहेत, 5 मार्क्स असणार आहेत. फर्स्ट, ड्राफ्ट अ लेटर ऑफ थैंक्स टू द डिपॉजिटर ऑफ अ कंपनी. ओके, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया. इस तरह से आपको लेटर पूछा जाएगा, थैंक्स गिविंग लेटर टू डिपॉजिटर. 1 लेटर फ्रॉम चॅप्टर नंबर 6, चॅप्टर नंबर 7, चॅप्टर नंबर 8. मी आधी पण सांगितलं, चॅप्टर नंबर 6, चॅप्टर नंबर 7 आणि चॅप्टर नंबर 8 या प्रत्येक चॅप्टर मधून एक लेटर विचारलं जाईल 100%. बरोबर. आणि त्यापैकी तुम्हाला किती सॉल्व करायचे आहे, 2. मतलब 3 लेटर पूछे जाएंगे, 3 में से 2. और इसीलिए मैंने कहा है आपको, ये जो 3 है, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, इसमें से कौन से भी 2 चैप्टर कर लो. ऑब्जेक्टिव सबके पढ़ो, लेकिन जहां तक बात है क्वेश्चन नंबर 7 की, उसके लिए आपको सभी के सभी लेटर पढ़ने की जरूरत नहीं. किसी भी 2 चैप्टर के लेटर अच्छे से कर लो. मेरे हिसाब से लेटर टू डिबेंचर होल्डर और लेटर टू डिपॉजिटर आसान है, सिंपल है मेरे हिसाब से. आप चाहे तो तीनों के तीनों कर सकते हैं, या आपको जो भी कॉम्बिनेशन बेटर लगेगा वो कर सकते हैं. आलं लक्षात. म्हणजे कोणतेही 2 चॅप्टर केले तरी बस, तिन्ही चॅप्टरचे लेटर करण्याची गरज नाही. क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 आउट ऑफ 2. ये आपको लॉन्ग आंसर पूछे जाएंगे. 2 में से आपको 1 सॉल्व करना है. टोटल 8 मार्क्स. 2 पैकी तुम्हाला 1 सॉल्व करायचं आहे. 1 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, और इसमें से एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के ऊपर रहेगा. इसके ऊपर चैप्टर नंबर 2. तो देखो चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन कौन कौन से है, जैसे कि व्हाट इज इक्विटी शेयर, फीचर्स, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स, उसके फीचर्स, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, व्हाट इज डिबेंचर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, फीचर्स ऑफ डिबेंचर. ये चैप्टर नंबर 2 में से, उसमें से एक क्वेश्चन 99% रहने ही वाला है. ओके, तो देखो फॉर एग्जांपल, व्हाट इज एन इक्विटी शेयर, एक्सप्लेन इट्स फीचर. ओके, तो यहाँ पे आपको इक्विटी शेयर का मीनिंग बोला है,
और फीचर बोला आहे. आलं लक्षात. इकडे तुम्हाला मिनिंग विचारलेलं आहे, डेफिनेशन विचारलेली नाही. व्हॉट इज विचारलं म्हणजे मिनिंग लिहायचं. म्हणजे या ठिकाणी डेफिनेशन नहीं लिहिली तरी चालेल, डेफिनेशन नहीं लिखा तो भी चलेगा. तो ली तो वेल एंड गुड. अगर आपको डेफिनेशन आती है तो लिख सकते हो, नहीं आती है नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन बोला ही नहीं. क्या बोला है? व्हाट इज. तो यहाँ पे मीनिंग लिखना है. सो यू हॅव टू राईट मीनिंग अबाउट 7 to 8 लाईन. 7 ते 8 लाईन मध्ये तुम्हाला त्याचं मीनिंग लिहायचं आहे. अँड यू हॅव टू एक्सप्लेन अबाउट 7 to 8 फीचर्स. 7 ते 8 फीचर्स तुम्हाला लिहायचे. फार जास्त फीचर्स लिहू नका. उसके फीचर्स बहुत है, बराबर है. हम 15 क्या उसके 20 भी फीचर्स लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फीचर्स लिखने की जरूरत. हाँ, टाइम अगर आपके पास है, पूरा पेपर हो चुका है और आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप लिख लो, नो प्रॉब्लम. लेकिन टाइम नहीं है तो भी 7 से 8 फीचर्स कंप्लीट करने की कोशिश करना है. और जो भी आप फीचर्स लिखोगे उसके एक्सप्लेनेशन भी आपको देना है. क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि राइट डिफाइन प्रिफरेंशियल. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिफरेंशियल. तो यहाँ पे क्या बोला है? डिफाइन. सो यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट डेफिनेशन ऑफ प्रिफरेंशियल. या ठिकाणी तुम्हाला डिफाइन सांगितले म्हणजे तुम्हाला काय लिहावं लागणार आहे? डेफिनेशन. ओके. सो यू हॅव टू राइट मिनिमम 1 डेफिनेशन. इफ यू राइट 2 डेफिनेशन दॅट विल बी बेटर. 2 डेफिनेशन लिहिल्या तर ते बेटर असणार आहे, पण 2 येत नसतील तरी कमीत कमी 1 डेफिनेशन लिखनी पाहिजे. आलं लक्षात. तो यहाँ पे कम से कम आपको 1 डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी. 2 लिखोगे दैट विल बी बेटर. एंड मीनिंग अबाउट 2 to 3 लाइन्स. आणि मीनिंग 2 ते 3 लाईन मध्ये मीनिंग लिहायचं. 1 डेफिनेशन लिहा, 2 डेफिनेशन येत असेल तर 2 लिहा, 2 ते 3 लाईन मध्ये मीनिंग लिहा. मीनिंग जास्त लिहिण्याची गरज नाही, बिकॉज आपको यहाँ पे पूछा क्या है? डिफाइन. तो डेफिनेशन आपको आनी चाहिए. एंड राइट ऑल टाइप. और आपको प्रिफरेंशियल के जितने भी टाइप्स है वो लिखने पड़ेंगे. प्रिफरेंशियल्स के टोटल 8 टाइप है, तो 8 के 8 टाइप लिख के आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ओके. सो इस तरह से आपका पेपर पैटर्न रहेगा. हर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. आपको किस तरह से लिखना है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है. फिर भी अगर आपको किसी को डाउट रहेगा तो आप मुझे मेरे व्हॉट्सअप नंबर पे पूछ सकते हैं. आलं लक्षात. म्हणजे मी सर्व तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे, जेवढं पॉसिबल आहे तेवढं एक्सप्लेन केलेलं आहे. त्या व्यतिरिक्त जर काय तुम्हाला डाऊट असेल तर तुम्ही माझ्या व्हॉट्सअप नंबरवर विचारू शकता. ओके. थँक्यू.